इंदौर छुएगा स्वच्छता का 7वां आसमान, इस टैगलाइन के साथ शहर इस साल की परीक्षा के मैदान में उतरेगा। दरअसल भारत सरकार अपने स्वच्छता भारत मिशन के तहत प्रतिभागी शहरों को सर्वेक्षण के आधार पर सबसे स्वच्छ शहर के तौर पर चुनती है। इंदौर पिछले 6 सालों से स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में नंबर 1 बना, जबकि नगर पालिका निगम इंदौर ने एक बार फिर स्वच्छ भारत सर्वेक्षण से जुड़ी परीक्षा की तैयारियां तेज कर दी है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने एक कार्यक्रम के जरिए इस टैगलाइन को जारी किया, साथ ही स्वच्छता से जुड़ी आयोजित की गई प्रतियोगिताओं से जुड़े पुरस्कार भी प्रदान किए। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने दावा किया है कि शहर स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी उपलब्धि को 7वें चरण की परीक्षा में भी जारी रखेगा। जैसा कि आपको पता है कि इंदौर 6 बार स्वच्छता में फर्स्ट रैंक प्रथम आ चुका है। इसी कड़ी में 7वीं बार भी इंदौर इस मुकाम पर पहुंचे। उसके लिए जैसे हम हर बार एक टैगलाइन, एक ऐसी टैगलाइन जो एक हमारा सिंबल बनता है, जो हमारा मोटिवेशन बनता है, वो एक टैगलाइन लॉन्च करते हैं। उसी कड़ी में आज भी हम 7वीं बार प्रथम आने के लिए टैगलाइन लॉन्च करेंगे। ये टैगलाइन आप लोगों से ही हमने बुलाई थी और उसमें से ही जो बेस्ट लगी, जो हमारी कमेटी को बेस्ट लगी टैगलाइन, उसको हम लॉन्च करेंगे। इंदौर 7वीं बार जिस टैगलाइन के बेसिस पर फिर से स्वच्छता की श्रेणी में प्रथम आएगा। साथ ही जो विभिन्न प्रतियोगिताएं कराई गई हैं इंदौर में स्वच्छता की ऐसी गतिविधियों के लिए। स्वच्छता में इंदौर भारत का सिरमौर है। छक्का लगाने के बाद सत्ते की तैयारी जोरों पर है। प्रवासी भारतीयों के लिए भी इंदौर तैयार है, GIS के लिए भी तैयार है, खेलो इंडिया के लिए भी तैयार है और G20 के लिए भी तैयार है और सत्ता लगाने के लिए भी तैयार है। और उसकी टैगलाइन आज पूरे इंदौर के साथ हम साझा करने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं। नियमितीकरण सहित 2 लंबित मांगों को लेकर प्रदेश भर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं 20 दिसंबर से इंदौर में भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। इस दौरान आज हड़ताल के चौथे दिन कर्मचारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि कोरोना काल में उनके द्वारा कंधे से कंधा मिलाकर स्वास्थ्य विभाग ने काम किया। बावजूद उसके इनकी लंबित मांगों पर अभी तक शासन द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके कारण मजबूरन उन्हें हड़ताल का रास्ता अख्तियार करना पड़ा है। वहीं पूर्व में थाली कटोरी बजाकर और खून से पत्र लिखकर भी कर्मचारी संघ के द्वारा सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित करने की कोशिश कर चुके हैं। वहीं संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगों को लेकर जल्द ही सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है तो आगे भी हड़ताल जारी रहेगी। हमारी सिर्फ 2 ही मांगे इस सरकार से। 5 जून 2018 की जो नीति माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो बनाई गई थी, उस नीति में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का जो नियमितीकरण था, उस नियमितीकरण की मांगे। और दूसरी हमारी मांग है जो हमारे आउटसोर्स जो कर्मचारी जो NHM के प्ले एम्प्लॉय हुआ करते थे, उन कर्मचारियों को अप्रेजल के नाम पर बाहर किया गया है, उन कर्मचारियों की बहाली है। ये पूरे प्रदेश में 15 दिसंबर से चालू है और इंदौर जिले में 20 दिसंबर से चालू है। हमारे हड़ताल का चौथा दिन है और आज हम इस प्रदेश में मानव श्रृंखला बनाकर उस पूरे प्रदेश में यह मैसेज देना चाहते हैं कि संविदा के साथी जो कोरोना के समय भी फ्रंटलाइन होकर इन लोगों की जन समुदाय की जो मदद की थी, जन समुदाय के लिए जो मेहनत की थी, उस जन समुदाय को हम अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहते हैं। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर की दान पेटियों से प्राप्त होने वाली राशि की गणना जारी है। अब तक की गणना में मंदिर प्रबंध समिति को करीब 1 करोड़ की राशि मिल चुकी है, जबकि सोने और चांदी से बनी वस्तुएं भी दान पेटियों से प्राप्त हो रही है। खजराना गणेश मंदिर की करीब 35 दान पेटियों की गणना होती है। हालांकि अब गणना का दौर अपने अंतिम चरण में है, लेकिन इस बार की गणना से साफ है कि भक्तों ने दिल खोलकर चढ़ावा अर्पित किया है। जो खजराना गणेश मंदिर के पिछले 4-5 दिनों से काउंटिंग का काम दान पट्टियों की चल रहा है, वो लगातार निगरानी में जारी है। इस बार न सिर्फ रुपयों में बल्कि जो काइंड में भी कई सारे लोगों ने जो दान दिया है वो सामने आया, जिसमें आभूषण भी हैं, कुछ सिक्के हैं। तो इस तरीके की भी श्रद्धा जो लोगों की रही है, जो अर्पित की है उन्होंने भगवान गणेश को। खजराना गणेश मंदिर का ये कमिटमेंट है कि वहाँ की व्यवस्थाएं जो दान राशि से होती हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं हैं, वो भली प्रकार से चलती रहें। उनको हम लगातार हर साल इम्प्रूव कर रहे हैं, चाहे वो सोलर पैनल करना है, पूरे कंपाउंड का नए नए डेवलपमेंट हैं।
मंदिर श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए, दर्शन के लिए सुरक्षित रहे और सुविधाजनक रहे। साथ ही साथ जो मंदिर की सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जो जवाबदारियां हैं, उनको भी हम लोग अच्छे से पूरी करें। खासकर थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए जो लगातार मंदिर की तरफ से निःशुल्क दवाइयाँ दी जा रही हैं, तो हम लोगों का भविष्य में भगवान गणेश के आशीर्वाद से ये जो संख्या है, लाभान्वितों की संख्या है, ये और बढ़े। जो भी ऐसे लोग हैं जिनको इस तरीके की तकलीफ़ है, वो हमारे इस जो इनिशिएटिव है उसमें और जुड़े। और लगातार इसी को देख करके हम लोगों को लग रहा है कि जो दान की राशि लगातार बढ़ रही है, इस तरीके के कामों से श्रद्धालुओं का विश्वास और अधिक मंदिर और मंदिर की व्यवस्थाओं में आता है। थाना माधवनगर पुलिस ने बैंक ऑफ इंडिया के फर्जी चेक क्लोन तैयार कर धोखाधड़ी पूर्वक 4,60,000 रुपए की निकासी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपीगण से धोखाधड़ी की रकम 4,60,000 रुपए बरामद कर ली गई है। दरअसल पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों की धरपकड़ अभियान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद तथा नगर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा के मार्गदर्शन में थाना माधवनगर पुलिस द्वारा सेठी नगर उज्जैन स्थित बैंक ऑफ इंडिया में फर्जी चेक क्लोन तैयार कर धोखाधड़ी पूर्वक 4,60,000 रुपए निकासी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर नगद 4,60,000 रुपए बरामद करने में थाना माधवनगर उज्जैन पुलिस को सफलता हासिल हुई है। थाना माधवनगर क्षेत्र अंतर्गत सेठी नगर उज्जैन के बैंक ऑफ इंडिया मैनेजर पूनम दुबे पति विवेक तिवारी द्वारा रिपोर्ट की गई। उनकी शाखा में बैंक ऑफ इंडिया का फर्जी चेक क्लोन तैयार कर रेनी चाको नामक पुरुष के खाते से 4,60,000 रुपए की निकासी अज्ञात व्यक्ति ने की है, जिस पर थाना माधवनगर पर अपराध दर्ज किया गया। माधवनगर पुलिस टीम द्वारा सेठी नगर बैंक ऑफ इंडिया एवं अज्ञात आरोपी गण द्वारा उपयोग में लाए गए रूट के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज संकलित किए गए एवं उनका सूक्ष्मता से विश्लेषण करने के उपरांत अज्ञात आरोपी का सुराग निकालकर पहले आरोपी जो उज्जैन का स्थानीय निवासी है की पहचान कर गिरफ्तार किया गया एवं विस्तृत पूछताछ करने पर उसने बताया कि मजदूर चौराहा पर उसे एक व्यक्ति मिला था जिसने उसे रुपए निकालने के लिए भेजा था। उक्त स्थानीय आरोपी की निशानदेही एवं सीडीआर की मदद से दूसरे आरोपी को एक चेक लगाने के बहाने से बुलवाकर गिरफ्तार किया गया। फिर आरोपी गणों से घटना में धोखेबाजी और धोखाधड़ी से निकाले गए 4,60,000 रुपए बरामद किए गए। दूसरा आरोपी हाथरस उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, वर्तमान में मथुरा में निवासरत है। आरोपी से अन्य आरोपी गण एवं चेक क्लोन तैयार किए जाने की जानकारी लेने हेतु पुलिस रिमांड लिया जाएगा। अब तक की मिली जानकारी से हाथरस उत्तर प्रदेश निवासी आरोपी द्वारा उज्जैन स्थित इंदिरा नगर बैंक, अरविंद नगर बैंक व उसके पूर्व मथुरा उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र में भी वारदात करना बताया गया। टीम में सराहनीय भूमिका निरीक्षक मनीष लोधा, उप निरीक्षक रविंद्र कटारे, उप निरीक्षक सलमान कुरैशी, सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मीकांत गौतम, आरक्षक धर्मेंद्र सूर्यवंशी, आरक्षक केशव रजक, आरक्षक अमरनाथ, आरक्षक पंकज पाटीदार, आरक्षक मुकेश चौहान की विशेष भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक जिला उज्जैन द्वारा उक्त टीम को पृथक से इनाम देने की घोषणा भी की गई है। विगत कुछ दिनों पूर्व सेठी नगर में जो बैंक ऑफ इंडिया है उसमें क्लोन चेक के माध्यम से 4,60,000 रुपये निकासी का मामला आया था। इसमें पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज तलाश किए गए तो एक स्थानीय नागरिक की पहचान हुई जिसको हिरासत में लेकर और पूछताछ की गई थी। तो उसने बताया कि घास मंडी चौराहे पे जो है एक व्यक्ति मिलता था और उसको बोलता था कि वो चलने में सक्षम नहीं है तो उसका जो विड्रॉल करवा के और लेके आ जाए पैसे। तो उसने 4,60,000 रुपये उस व्यक्ति को दे दिए थे। तो जो मोबाइल पे उनका संपर्क हो रहा था उसमें आज एक चेक और लगाने के बहाने उसको बुलवाया था और उसको हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई तो उससे 4,60,000 रुपये की जो धोखाधड़ी वाली राशि बरामद की गई है। इसमें चेक के उसको किसी व्यक्ति ने दिए थे और कौन कौन साथी आरोपी हैं इसके लिए आज उसका पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। अन्य थानों में भी क्या ऐसी घटना को अंजाम दिया था? हाँ, इसके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड दिखाए गए हैं जिसमें महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की वारदात में इसका आरोपी होना पाया गया है और थाना चिमनगंज क्षेत्र में भी इसने अपराध करना स्वीकार किया है। 15 दिसंबर रात्रि को हुए विवाद में एक की उपचार के दौरान मौत हो गई है। रमेश चंद्र पिता रामलाल वर्मा उम्र लगभग 55 वर्ष निवासी भवानीपुरा सुसनेर जिला आगर मालवा को गत 15 दिसंबर को खेजड़ी डैम पर उन्हें पता चला कि रात्रि में कोई मछली मार रहा है। रमेश चंद्र भाई श्यामलाल मांगीलाल
दोनों वहां पहुंचे। डैम पर 6 लोगों ने अकरम पिता ननखा, सलीम पिता खलील खान, अरमान पिता अकरम, मेहरबान पिता रामलाल, सुजान पिता रामलाल, ईश्वर पिता शशिवलाल यादव ने धारदार हथियारों से सिर पर वार कर दिया। रमेश चंद्र वर्मा व साथी श्यामलाल को गंभीर घायल अवस्था में उज्जैन में निजी अस्पताल में उपचार में लाया गया, जहां कल रात्रि रमेश चंद्र वर्मा की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। बेटे रोहित वर्मा ने बताया कि 2 वर्ष पहले से डैम को लेकर विवाद चल रहा था। हमारा किटखेड़ तालाब में मछली पालन का ठेका है। मेरे पापा किटखेड़ तालाब में कुछ लोग चोरी से मछली मार रहे थे, तो मेरे पापा उनको रोकने गए, तो वहाँ पर अकरम, सलीम, मेहरबान, सुजान, ईश्वर यादव और अकरम का लड़का, ये लोग मेरे पापा के ऊपर लाठी डंडों से उन्होंने प्रहार किया, जिससे मेरे पापा के सर में चोट आई, सर में और हाथ में चोट आई। तो मैं उसी समय उनको वहाँ से लेके उज्जैन आया और तेजंकर हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया। तो तेजंकर हॉस्पिटल में उनकी आज मृत्यु हो चुकी है। और ये जो घटना का मुख्य कारण ये रहा है कि किटखेड़ी डैम पे 19/8/2020 से किटखेड़ी डैम पे संजीरी मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित सुसनेर के ऊपर स्टे दिया गया था, लेकिन संजीरी समिति के लोग फिर भी स्टे का पालन नहीं करते हुए चोरी चुपके से मछली मारते रहते थे। और हमने शासन, कलेक्टर, एसपी को भी हमने बोला कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन कराया जाए, लेकिन हमारी किसी ने कुछ सुनी नहीं, आदेश का पालन किसी ने नहीं करवाया। उन्होंने भी पालन नहीं करा, तो उसी की वजह से ये इतनी बड़ी घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया। अगर घटना में कौन कौन घायल हुए हैं? इस घटना में मेरे पापा रमेश चंद्र वर्मा और मेरे अंकल श्यामलाल 2 घायल हुए। उसमें कौन सी तारीख की घटना थी? ये घटना 15 तारीख की। इस घटना में किसकी मृत्यु हो चुकी है? इस घटना में रमेश चंद्र वर्मा, मेरे पापा की मृत्यु हो चुकी है। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के झिरडिया गांव में आज सुबह गांव में रहने वाले युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। परिजन ने भैरवगढ़ थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने भी शव का पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में रखवाया, जहां डॉक्टरों द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया गया। मृतक के परिजन ने जानकारी देते हुए बताया कि जितेंद्र पिता गंगाराम, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी झिरडिया गाँव का रहने वाला है, जो मिस्त्री का काम करता था। 2 दिन से जितेंद्र लापता था, जिसकी आज सुबह घर के पीछे लाश मिली है। परिजन ने हत्या की आशंका जताई है। हालांकि मामले में भैरवगढ़ थाना पुलिस जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जितेंद्र की मृत्यु होने का कारण साफ हो पाएगा। वहीं भैरवगढ़ थाना पुलिस का कहना है कि युवक 2 दिन से लापता था, परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। वहीं घर के पीछे जितेंद्र की लाश मिली है। भैरवगढ़ थाना पुलिस हत्या के एंगल से मामले की जाँच कर रही है। 2 दिन से लापता थे, हमने ढूंढने की कोशिश करी, मैंने पूरा दिन उनको ढूंढा था। ढूंढने की शाम हो गई थी, फिर मैंने बोला मैं पुलिस केस कर दें हम। तो मैं अब सुबह उठने से पहले गांव वालों को फ़ोन आ गया था कि यहाँ पीछे पड़ा हुआ है। सर फिर मैं मौजूद जगह पे मैं गया, खुद देखा, फिर पुलिस वालों को फ़ोन लगाया मैंने। क्या नाम था इनके? जितेंद्र बगाड़ा। कहाँ के रहने वाले? झिरनिया गाँव के सर, गाँव में रहते हैं। चाइना डोर खरीदने व बेचने वालों के खिलाफ जहां प्रशासन सख्त है, वहीं शहर के डॉक्टर व नागरिक भी लोगों से चाइना डोर नहीं खरीदने की अपील करते हुए सूत के धागे से बनी डोर का उपयोग करने की बात कर रहे हैं। पिछले दिनों कलेक्टर आशीष सिंह ने चाइना डोर की खरीदी बिक्री पर रोक लगाते हुए व्यापारियों और खरीदार पर रासुका की चेतावनी दी है। वहीं एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने भी सभी थाना को निर्देशित कर रखा है कि चाइना डोर बेचने वाले व्यापारी और चाइना डोर से पतंग उड़ाने वालों को नहीं बख्शा जाए। कलेक्टर और एसपी ने दुकानदार और खरीदार पर रासुका की कार्यवाही करते हुए उनके अवैध निर्माण को जमींदोज करने की बात भी कही है। वहीं दूसरी ओर उज्जैन शहर के डॉक्टरों और जिम्मेदार नागरिकों ने बच्चे और बड़ों से चाइना डोर से पतंग न उड़ाने की अपील करते हुए चाइना की हर सामग्रियों को बहिष्कार करने के लिए कहा है। आयुर्वेदिक चिकित्सा के डॉक्टर प्रकाश जोशी और चरक अस्पताल के डॉक्टर रौनक सहित शहर की महिलाओं ने चाइना डोर से होने वाले नुकसान से अवगत कराते हुए अपने घरों सहित परिजनों से चाइना डोर का उपयोग नहीं करने की बात कही है। इधर महाकाल थाना पुलिस भी प्रतिबंधित चाइना डोर पकड़ने के लिए लगातार सर्चिंग कर रही है। साथ ही चाइना डोर से बचाव के लिए पुल के ऊपर तार भी बांध दिए गए हैं, ताकि पतंग की डोर ऊपर से निकल जाए और किसी भी प्रकार की जनहानि न हो। देखिए, जहाँ तक होता है, मैं तो कहती हूँ कि चाइना की डोर का हमें बिल्कुल
अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि वो चाइना है जिसके खिलाफ हमारा पूरा देश लड़ रहा है। हम देशद्रोह कर रहे थे, हम चाइना की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर यदि हम चाइना के डोर का यूज़ करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि चाइना की डोर बहुत तीखी होती है, इतनी तीखी। अभी थोड़े दिन लास्ट ईयर भी हमारे उज्जैन में ही केस हुआ था कि एक लड़की का गला कट गया था उस चाइना की डोर से। सिर्फ वो डोर लगी थी और उसका गला कट गया और उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसलिए मैं चाहूँगी कि हमें चाइना की डोर को अवॉइड करना चाहिए। वो डोर ऐसी है कि यदि हमें लगती भी है तो उस जगह हमारे यहाँ निशान छोड़ देगी, मतलब नुकसान तो करेगी, लेकिन दूसरी डोर यदि हमारे लगती है, हाथ काटती है तो ठीक है, उसका बैंडेज के थ्रू हम उसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन उस डोर से कटे हुए का इलाज भी नहीं होता है। तो मैं तो लोगों को प्रेरित करती हूँ कि जहाँ तक हो सके हमें भारत की चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। सामान्य नागरिकों से अपील है कि आप पतंग पहली बात उड़ाएं तो हमारी देसी डोर का प्रयोग करें, चाइना डोर का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि चाइना डोर बहुत ही घातक है और घातक होने के साथ कई लोगों को नुकसान हुआ है, कई लोगों के गले कट गए हैं, कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार से कई लोग प्रभावित हुए हैं। पिछले साल हमारा छात्र भी प्रभावित हुआ था। मैं आम आदमी से यही कहना चाहता हूँ कि इससे बचें और प्रशासन से अनुरोध है कि जहाँ जहाँ भी चाइना डोर बिक रही है वहाँ जाकर देखें। निश्चित रूप से हम प्रभावशील कर्तव्य का पालन करते हुए बिकने नहीं दें। निश्चित रूप से समाज के लिए अहितकारी चीज़ है और हम देसी चीज़ों का ही प्रयोग करें। चाइना की जो डोर है वो नायलॉन की बनी रहती है, नायलॉन की डोर रहती हैं, जिससे यह हानिकारक नुकसान होता है कि वो डोर आसानी से टूटती नहीं है। तो जब वो डोर अपने गले पे या हाथ पे या कहीं पे उलझती है तो अपना शरीर को काटते हुए चली जाती है, क्योंकि जैसे नायलॉन होता है वो नायलॉन इतनी आसानी से टूटता नहीं है। तो अगर मान लीजिए गले पे उसका निशान हुआ या गले पर वो उलझी तो वो सांस नली को काटते हुए चली जाती है, जिससे उसी जगह पर उसकी मौत हो सकती है, जैसे पिछले साल पुल पर हुआ था। तो यह तो व्यक्ति को खुद ही सोचना रहेगा, जो खरीद रहा है उसे, ये नायलॉन की डोर, ये चाइना की डोर ना खरीदे, अपने भारत में बनी हुई डोर खरीदें, मेड इन इंडिया की डोर खरीदें। या फिर जैसे हम बचपन में करते थे खुद सूत के डोर, वो डोर का उपयोग करें। वो डोर थोड़ी कच्ची होती है तो जैसे गले में उलझती है तो टूटने में आसानी रहेगी, तो इससे आपकी जान बच सकती है, जो आजीवन का निशान है उससे बच सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। चाइना डोर के संबंध में हमारे जो माननीय एसपी महोदय उन्होंने पहले बता दिया कि, और इसमें कलेक्टर महोदय का भी निर्देश स्पष्ट प्राप्त है कि जो भी चाइना डोर के विक्रय करेंगे, स्टोर करेंगे, भंडारण करेंगे, किसी तरह से इस्तेमाल करेंगे या फिर या किसी भी तरह से उसको जो अपने पास रखेंगे तो वो अवैध करार किया गया है। और इसमें पिछले साल भी कार्रवाई की गई थी, इस बार भी उनके खिलाफ जो लोग इस तरह के संलिप्त हैं, कलेक्टर महोदय के निर्देशन से उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन सिख समाज और विद्या भारती के संयुक्त तत्वावधान में वीर बाल दिवस 26 दिसंबर सोमवार को नगर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नाट्य मंचन और गौरव रैली प्रमुख है। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए सिख समाज के संरक्षक इकबाल सिंह गांधी और अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह अरोरा ने गुरुद्वारा सुखसागर फ्रीगंज में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया, सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह को सर्वंशदानी कहा गया है। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने पूरे वंश का बलिदान दिया था। उनके माता पिता के अलावा 4 पुत्रों ने भी शहादत दी थी। साहिबजादों की स्मृति को नमन करने के लिए 26 दिसंबर को केंद्र सरकार द्वारा वीर बाल दिवस घोषित किया गया है, जिसके तहत उज्जैन में गौरव रैली और नाट्य मंचन आदि का आयोजन किया जा रहा है। अरोड़ा ने बताया कि सुबह 9 बजे गुरुद्वारा फ्रीगंज से गौरव रैली का शुभारंभ होगा, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होकर गुरुद्वारा माता गुजरी जी, गीता कॉलोनी, बुधवारिया में समाप्त होगा। रैली में बड़ी संख्या में समाज के युवा, महिलाएं और पुरुष शामिल होकर साहिबजादों के शौर्य और शहादत को नमन करेंगे। गांधी ने बताया कि शाम 6 बजे शहीद पार्क पर 4 साहिबजादों की शहादत गाथा पर केंद्रित नाटक चांदनी चौक से सरहिंद तक का लाइट एंड साउंड आधारित मंचन होगा। ये प्रस्तुति पंजाबी रंगमंच पटियाला की है, जिसमें 24 से अधिक कलाकार भाग लेंगे। नाट्य मंचन के बाद शहीद पार्क से समाजजनों द्वारा एक विशाल कैंडल मार्च निकाला जाएगा, जो गुरुद्वारा सुखसागर फ्रीगंज पर समाप्त होगा। गांधी ने अधिक से अधिक संख्या में नागरिकों से कार्यक्रम में भाग लेकर सिख धर्म की शहादत की महान परंपरा से रूबरू होने की अपील की है। प्रेस वार्ता में विभिन्न गुरुद्वारा अध्यक्ष, खत्री और वंशीय समाज के पदाधिकारियों सहित वरिष्ठ समाजजन मौजूद थे। 20 दिसंबर जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वीर बाल दिवस के रूप में तय किया है
और तय करने के पीछे भी कारण 21 तारीख से 28 तारीख तक जो हमारे गुरु साहिबजादों की शहादत हुई है उसको लेकर किया है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 26 तारीख को एक गौरव यात्रा निकाली जाएगी सिख समाज उज्जैन के द्वारा। उसके बाद नाट्य मंचन का एक कार्यक्रम रखा गया है शहीद पार्क पर, जो कि पंजाब के पटियाला की एक पंजाबी रंगमंच की टीम आ रही है, वो वहाँ पर नाट्य मंचन दिखाएगी, जिसमें कि किस तरीके से ज्यादतियाँ की गई थी हिंदू समाज पर, हिंदू धर्म पर, और भारत की हमारी संस्कृति को, हिंदुस्तान की संस्कृति को कैसे उन्होंने बिखेरने का एक प्रयास किया था, उसका सामना कैसे किया गया, कैसे आप और आज हम सब यहाँ आज खुली और स्वच्छंद हवा में हैं, इसका सब दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। उसके उपरांत सिख समाज द्वारा शहीद पार्क से अपने फ्रीगंज गुरुद्वारे तक कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा और यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। उपरांत लंगर का कार्यक्रम रखा गया है। मैं आपको बता दूं, जानकारी दे दूं कि मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने भी 19 तारीख से 24 तारीख तक स्कूलों में एक दिन इस बात पर, इस विषय पर उद्बोधन या इस जानकारी देने के लिए भी तय किया है और वो भी हुआ है और सिख समाज ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। हर स्कूलों में, कई स्कूलों में विद्या भारती के, हमारे सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या भारती के हम सहयोग से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और स्कूलों में भी जाकर हमारे सरदार सुरेंद्र सिंह जी अरोरा, चरणजीत सिंह जी कालरा जी, नारंग साहब, प्रोफेसर मक्कड़ साहब, बिलकेंद्र अरोरा जी, ये सब स्कूलों में जाके बच्चों को ये कहानियाँ, पीछे वाली जो बातें हैं, ये सब बता रहे हैं, दिखा रहे हैं और दिखाते दिखाते जितने वहाँ पर शिक्षक लोग होते हैं या जो बड़े जो समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, उनकी आंखों में आंसू देखे गए हैं। इस तरीके से उन्होंने देखा, समझा कि हमें तो ये चीज़ मालूम ही नहीं थी, ये इतिहास ही नहीं मालूम था कि हमारे देश के हिंदू धर्म के ऊपर इतनी जातियाँ हुई है और देखकर उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा आप सबसे शहरवासियों से आग्रह है कि आप आइए शहीद पार्क इस नाट्य मंचन को अवश्य देखें और समझें कि हम सब किस जातियों से गुजर कर आज यहाँ पर स्वच्छंद हवा में हैं। धन्यवाद। नगर टोंक खुर्द श्रीमंत महाराजा स्वर्गीय राव ठाकुर रण बहादुर सिंह चावला की 10वीं पुण्यतिथि तहसील चौराहा पर बनाई गई उनके स्मारक चित्र पर नगरवासियों एवं क्षेत्रवासियों ने माल्यार्पण किया गया एवं पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर सामूहिक श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि ठाकुर महेंद्र सिंह चावड़ा, भाजपा विधि प्रकोष्ठ पूर्व जिला संयोजक श्याम सिंह गालोदिया, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष विक्रम सिंह गालोदिया, नगर परिषद मुख्य कार्यपालन अधिकारी बंसाराम बड़ोले, समाज सेवी वीरेंद्र सिंह कुशवाहा, नगर परिषद उपाध्यक्ष आरिफ पटेल, पार्षद ठाकुर महावीर सिंह चावड़ा, प्रवीण गालोदिया, जितेंद्र गहलोत, प्रतिनिधि रविंद्र सिंह गौर, मेहरबान सिंह भाकड़, विनय श्रीवास्तव, कमाल पटेल, सुरेश अधिकारी, अभिषेक जैन, पत्रकार नरेंद्र सिंह बैस, पप्पलेश जोशी, विजेंद्र सिंह ठाकुर, रविंद्र सिंह कुशवाहा एवं जनप्रतिनिधियों व नगर परिषद के कर्मचारी, स्टाफ तथा पत्रकार गण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। यहाँ पधारे गांव के सभी गणमान्य नागरिक, आसपास गांव से पधारे हुए सभी मेरे आशीर्वादगण, पापा की 10वीं पुण्यतिथि पर आप सब यहाँ पधारे श्रद्धांजलि कार्यक्रम में। मैं पूरे परिवार की ओर से आप सबका आभार मानता हूँ और सुनिश्चित करता हूँ कि पापा के दिए हुए मार्गदर्शन पर और आपका दिया हुआ प्रेम, गांव के हर समाज का, हर घर से जो दिया हुआ प्रेम मुझे और मेरे परिवार को मिला है और पापा का जो आशीर्वाद रहा है, उनके मार्गदर्शन चल के हर सेवा ईमानदारी से करूंगा। मैं और मेरा परिवार पूरा आभार मानता हूं आपसे। ठाकुर रण बहादुर सिंह जी चावड़ा, जिनको टोंक में राजा साहब के नाम से जाना पहचाना नाम है, उनको आज 10 वर्ष हो गए हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि वो आज भी हमारे बीच में ही हैं और मार्गदर्शन दे रहे हैं। नगर टोंक खुर्द के विकास में आज जो विकास हो रहा है, उस विकास में उनकी एक अहम भूमिका रही है। जैसे कहते हैं कि नगर में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता, घर में स्त्री और जीवन में दोस्त, ये विकास के भी कारण बनते हैं और विनाश के भी कारण बनते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हम में से अधिकांश लोगों ने चावड़ा फैमिली की 4 पुश्तों को देखा है और हमें किसी भी पीढ़ी में ये लगा नहीं कि हम उस परिवार से अलग हैं। पूरा परिवार, टोंक खुर्द का हर परिवार, हर समाज के लोग अपने को एक इस फैमिली से जुड़ा हुआ मानते हैं
और हर सुख दुख में पूरी फैमिली, चाहे हमारे साहब दाता हुकुम बिचौड़ साहब के दादाजी, उनके पापा आपके बिचौड़ साहब, सम्मी साहब, दाद भाई बड़े, उनके जो भी बच्चे हैं, हम सभी की छवि उस एक ही परिवार में एक माला की तरह देखते हैं कि एक माला के 4 फूल एक ही तरह के हमें नज़र आते हैं। और हम आज हमारे बीच से गए को साहब को 10 वर्ष हो गए, लेकिन हमें ये नहीं लगता कि साहब हमारे बीच नहीं हैं। श्रद्धेय श्री रणबहादुर सिंह जी चावड़ा साहब, जिनको हम राजा साहब के नाम से ही पहचानते थे, उनका पूरा जीवन इस नगर को सुरक्षित रखने में और सभी गरीबों की सेवा करने में, कभी भी उन्होंने ऐसा भेद नहीं किया, चाहे अमीर हो या गरीब, सभी से मिलनसार और सद्भावना पूर्वक, और उनको दर्द को समझते थे। और दोनों पार्टी का अगर कोई विवाद भी होता था तो उनको आपस में मिलाकर उनके सुख दुख के साथी बनते थे। और कभी भी ऐसी विवाद वाली जो घटनाएं होती थी तो उसमें भी राजीनामा कराकर दोनों पार्टी को बुलाकर हमारे राजा साहब जो उनका करते हुए रहता था कि सभी का घर सुरक्षित रहे और सभी के घर जगमगाए और किसी के घर में भी दुख ना हो, ऐसा उनका विश्वास था। स्वर्गीय ठाकुर रणबहादुर सिंह जी चावड़ा साहब के 10वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी उपस्थित जनों ने ठाकुर रणबहादुर सिंह चावड़ा को अपने स्मृति पटल पर अंकित करते हुए उन्हें याद करके भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ठाकुर रणबहादुर सिंह चावड़ा साहब एक राजघराने के व्यक्तित्व न होकर जीवन शैली का एक बड़ा सिद्धांत थे, विचारों की एक बड़ी पूंजी थे और परंपरा की बड़ी पहचान रहे हैं। और ये हमारी विरासत का नगर टोंक खुर्द के समस्त वासियों के लिए गौरव और गर्व की बात है कि हम उस रियासत के नगर टोंक खुर्द के नागरिक हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि उन्हें स्वर्ग में शीर्ष स्थान देकर उनके द्वारा प्रतिपादित किए गए सारे नागरिक सैद्धांतिक और आपसी भाईचारा, प्रेम, एकजुटता कायम रहे। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में दोपहर करीब 1:45 बजे के लगभग मेला ग्राउंड स्थित कब्रिस्तान में पानी की टंकी के पास देसी बम का धमाका हुआ। कब्रिस्तान के बगल में मौजूद एक 12 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों के अनुसार उक्त बालक बकरी को खिलाने के लिए पत्ती लेने गया था। देसी बम के धमाके से पानी की टंकी में छेद हो गया, खून के निशान मिले। घायल बालक के पिता ने बताया कि बच्चे के हाथ पैर में छोटी छोटी बारीक किले और लोहे की पत्ती चुभ गई है, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। उपचार के बाद बच्चा खतरे से बाहर बताया जा रहा है। आज करीब 1:30 से 1:45 के बीच में नरसिंहगढ़ के कब्रिस्तान में एक बच्चे को घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया। उसको चोटें हैं, उसका इलाज किया जा रहा है। उससे बातचीत की है और मामले की जांच कर रहे हैं कि ये घटनाक्रम क्या है, कैसे हुआ है, किस चीज़ की चोटें हैं। ये पंचर्ड वुंड्स तो लग रहे हैं और उसमें से कीलें वगैरह भी निकली, लेकिन ये किसके कारण हुआ है, क्या हुआ है, ये एग्जैक्ट घटनाक्रम जैसे ही हमारे संज्ञान में आता है पूरा हम जांच में निष्कर्ष निकालते हैं, आपको बताएंगे। अभी हम बच्चे का ध्यान ले रहे हैं। बच्चा अस्पताल में है, उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, वो सुरक्षित है। ब्यावरा शहर के सिटी पुलिस थाना परिसर में वाहनों की नीलामी की गई। नीलामी में शामिल होने के लिए कई लोग पहुंचे और नीलामी में भाग लिया। सिटी थाने में 30 मोटरसाइकिलों को नीलाम किया गया। नीलामी प्रक्रिया 3 बजे शुरू हो गई और एक बाइक को नीलाम किया गया। 2.5 घंटे चली नीलामी में 2,04,600 रुपए का राजस्व जमा हुआ। ब्यावरा सिटी थाना प्रभारी राजपाल सिंह राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि तहसीलदार महेंद्र प्रताप सिंह किरार की मौजूदगी में वाहनों की नीलामी की गई। करीब 2.5 घंटे तक चली नीलामी में 30 वाहनों की नीलामी की गई, जिसमें 2,04,600 रुपए राजस्व जमा हुआ। के अंतर्गत शिवल पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो आदेशित किया गया है कि जो भी हमें वाहन जो थाने में खड़े होकर खराब स्थिति में हो रहे हैं तो नीलाम किया जाना है। उसी के परिपालन में द्वारा आज 29 वाहनों को यहाँ नीलाम किया गया है। इससे टोटल 2,04,600 रुपये का राजस्व वसूल किया गया है, जो शासन के हित में जाएगा। और जो ये वाहन है उनको विधिवत तरीके से
एसडीओ महोदय के आदेश से जिन लोगों ने इसको आज खरीदा है उनको सुपुर्द करवाया जाएगा। ओम शांति। 25-26 साल की उम्र से भाई जी का मार्गदर्शन प्यार मिला। आज जो ये जीवन है भाई जी के बदौलत है और बाबा विनोबा जी की बदौलत है। सबसे पहले हरिजन सेवक संघ की इस पावन तीर्थ भूमि के ध्वज को मैं अपने मस्तक पर लगाता हूं, जहां ये भाई जी का प्रथम श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं परम श्रद्धेय आदरणीय मेरे भाई प्रहलाद सिंह जी पानिया को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैन पारसी बौद्ध बहाई। भाई जी की आवाज हमेशा हम लोगों के लिए ऊर्जा का केंद्र रहेगी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान,